हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना उसका डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं, इनमें देवताओं से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित है। आपको ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक लेख, महाकाव्य, वृत्तांत, संदर्भिकाएं। इसका राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट जवाब होगा प्यारे साथियों महाकाव्य। क्या होगा? महाकाव्य होगा। जो महाकाव्य है इसकी रचना में इतिहास की प्रसिद्ध कथाएं शामिल होती हैं। ठीक है ना, जो इतिहास है आपका उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, कथन बी। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ था। बिल्कुल सही है। क्या हुआ था ये भी जानते रहिएगा। जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति है, क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। सही है। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्वों में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। देखिए ये आपका कथन गलत है, तो राइट जवाब होगा चौथा, ए सही और बी गलत है। देखिए हम आपको बता दें बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में बटा है, हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता महायान के उदय का एक कारण रही। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूल व सरल बनाने का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब बुद्ध की प्रतिमाओं ने ले लिया। यही कारण था कि व्यापारियों के साथ साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित जैसे स्थापत्य कला, स्तूप विहार, मंदिर आदि को प्रोत्साहन दिया जाने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और 3 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कथन सत्य है। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं ये सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। ये भी कथन आपका सही है। और जो दूसरा है ये पहले की व्याख्या करता है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा। बात करते हैं जो कनिष्क है। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कहाँ किया था? जो चीन से रोम की तरफ सिल्क मार्ग था उस पर इनका नियंत्रण था। ठीक है ना, चलिए आगे बताते हैं। विमकड़फिसेस, याद रखिएगा, विमकड़फिसेस पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत की।
नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, विम कडफिसेस भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत करने वाला यही शासक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और 4 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के नाते नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। ठीक है, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया, जैसे मंदिरों का। ठीक है, और ये आपका पहले की व्याख्या भी करता है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। एक कथन जो है वो आपके दूसरे कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जैसे जैसे प्रत्येक नया राजवंश सत्ता में आया, राजा अपने शासक होने के जो नैतिक अधिकार हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगा। इसलिए उसने पूजा के स्थानों का निर्माण करने से जो शासक हैं उनको परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का अवसर मिल गया। और इससे क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन के युग में इनको विशेष महत्वपूर्ण फायदा मिला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और 5 का राइट जवाब क्या होगा। बीदर, बीदर में क्या मिलता था, बीदर में तांबे तथा चांदी से जड़ाई का काम होता था। तो आपका पहले का चौथा एक में नहीं है, तो तीसरा तो वैसे गलत। अब इन तीनों में चेक करना है। सूरत में क्या होता था, सूरत में सुनहरे जो खोटा अर्थात किनारी वाले वस्त्र की जो है उनका निर्माण होता था। तो तीसरा, अब देखिए बी का तीसरा किसमें है, इसमें है, और किसी में नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचाल में लौह से संबंधित कार्य होते थे और सालियार में बुनाई का कार्य होता था। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके अपने राइट जवाब देना है। कह रहा है, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया, कर्मकांड किसी काम के नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशुबलि तक पहुंच जाता था। ये भी सही है। और जो दूसरा वाला है वो पहले की सही व्याख्या करता है। इस कारण चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा, 7, और 7 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए, ग्राम भोजक क्या होता था, गांव का मुखिया या भूस्वामी। पहला का चौथा इसमें है, तो ये ऑप्शन दूसरा और चौथा गलत। गृहपति किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र कृषक होता था उसे गृहपति कहते हैं। तो बी का तीसरा आपका पहले में है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। दास या कर्मकार किसको कहेंगे, जो दूसरों की जमीन पर काम करने वाले हैं। तो पहला इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसान को ही रैयत कहते हैं, और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित कर दिया था। बिल्कुल सत्य है। रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया, गलत है। किसानों के माध्यम से डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, अपना जो है राजस्व वसूला। अब मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, समझिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था
की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? जो उस समय मद्रास था, मद्रास के तत्कालीन जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो। किसने? टॉमस मुनरो। नोट करते चलिएगा, टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ तक चली? यह व्यवस्था मद्रास में चली, यह व्यवस्था बम्बई में चली, यह व्यवस्था मतलब असम में चली। इसकी ट्रिक है MBA, मतलब मुनरो ने MBA किया, मद्रास मुंबई असम, ऐसे याद रखिएगा। मुनरो ने MBA किया तो मद्रास मुंबई और असम में ये व्यवस्था लागू होती है। इसके तहत लगभग कितनी भूमि आई थी? तो ये भी याद रखिएगा 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। कितने भाग पर लागू थी ये भी पूछता है। 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें जो किसान है उसको भूमि का मालिक बना दिया गया और वो अपनी जो कंपनी को अपना राजस्व उसको चुकाना होगा। इसके तहत वो अपनी ज़मीन को चाहे गिरवी रख दे और चाहे बेच दे, उससे जो है कंपनी को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बताइए, ज्योतिबाई फुले जो थे इन्होंने क्या किया था? आपको सही जवाब देना है। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो पहले का तीसरा। बेगम रुकैया सखावत ने क्या किया था? पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो आपका दूसरा राइट जवाब होगा इसमें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी। पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया था। तो इसको रट लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों को सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने किसका प्रयास किया? आपको जवाब देना है। तो ये जो जातीय बंधन के उन्मूलन है इसके लिए प्रार्थना समाज ने काम किया था। प्रार्थना समाज ने जस्टिस राणा डे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा हिंदू समाज की जो अन्य कुरीतियाँ उस समय व्याप्त थी उनके विरुद्ध एक लंबा आंदोलन चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिनको भी हमसे पहले आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें अपने उत्तर को। ठीक है, चलिए, और आपको बताना है कि राइट जवाब क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही कथन क्या है? जवाब देना है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रयास के लिए पर्चे लिखे जो संवाद रूप में थे। बिल्कुल सत्य है। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेरियार की शिक्षा में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। ये आपका गलत है। ठीक है, पेरियार की राय में धर्म वास्तव में सभी बुराइयों का स्रोत है। पेरियार कहता है जो धर्म है वो सभी बुराइयों का स्रोत है, अतः उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की थी। इसलिए आपके ए और बी सही होंगे, सी आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आपको आंसर आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, कह रहा राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में आपको लगाना है। राइट जवाब देना है। बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय को
प्रतिबिंबित अगर करना है तो उसमें सबसे पहला जो क्रम है वह है कि जो भारतीय लोग हैं उनको संप्रभु होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या हुई, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। कब पारित होता है? ये पारित होता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, ठीक है। इसके बाद अगला है इल्बर्ट बिल का वापस लेना। ये कब होता है? ये होता है 1883 में, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? सबसे पहले ए वाला ऑप्शन तो तीसरे में है, ADBC इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 का राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और देखते हैं 13 का राइट जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यम वर्गीय नेता थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। क्या किया? आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। बात को समझिएगा, जो हमारे उदारवादी नेता प्रारंभिक राष्ट्रीय भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करते हुए धन के निकासी सिद्धांत के आगे बढ़े। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था 1867 में। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में भारत के गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होने के बारे में एक अखिल भारतीय राय बनाई जाती है, और उन्होंने अपने भाषणों में जो ब्रिटिश शासन है उसकी जमकर आलोचना करते हैं और जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न भागों में उन्होंने प्रतिनिधि भेजा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका मध्यम वर्गीय नेताओं का प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और 14 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कब तैयार की गई थी भैया? कह रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना 1954 में नहीं तैयार की गई थी, गलत है, 1956। कब तैयार की गई थी? 1956 में ये तैयार की गई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, ठीक है ना। तो बताइए, जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी जो है उद्योगों पर, उनके विकास पर बल दिया गया, ठीक है। आपको इसका जवाब देना है। क्या ये सही है? तो दूसरा वाला भी गलत है। इसका राइट जवाब क्या होगा? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो आपका भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, यहाँ पर जो आपकी इस्पात संयंत्र हैं उनका निर्माण किया गया। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, PC महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। किस पर? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका A और B, अर्थात पहला और दूसरा दोनों गलत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सौर मंडल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बनते हैं। यह आपका कथन गलत है, अभी बताता हूं कैसे। अगला कह रहा है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं, कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत डिटेल में बताता हूँ, समझते हुए चलिएगा। जो आपके आंतरिक ग्रह हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं, पहला तो है आपका बुध, दूसरा है शुक्र, ठीक है, तीसरा है मंगल और चौथा है पृथ्वी। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। ये बने किससे हैं? ये चट्टान से बने हैं। किससे?
चट्टान से बने हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो गैस से बने हैं। ये जो बाह्य ग्रह हैं आपके, ये किससे बने हैं? इनका निर्माण गैस से हुआ है। कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं? ये भी 4 हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। पहला तो आपका है बृहस्पति, फिर है आपका शनि, फिर है आपका अरुण और फिर है आपका वरुण। और इनके चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं और ये जो आपके आंतरिक ग्रह हैं उनसे बड़े भी होते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब डी होगा। ए गलत और बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 का राइट जवाब देखना है क्या होगा। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? आपको जवाब देना है। भारत के सब स्टेशन कौन से हैं? तो देखिए, आपका सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है मैत्री, ये बनता है 1989 में, और तीसरा है आपका भारती। तीसरा कौन सा है? भारती है, ठीक है। चलिए, ये कब है? ये है 2012 में, ठीक है। ये सब भारत के सब स्टेशन हैं, ठीक है। जो भारती है वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण खराब मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसका निर्माण शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए खराब मौसम से किया गया है? तो भारतीय है, याद रखिएगा। और कब किया गया? तो वो किया गया 2012 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? 17 का राइट जवाब दीजिए। देखिए, जो आपकी कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा है, ये यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। कहाँ से? ये यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व का मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है? 18 का राइट जवाब दीजिए। आपको बताना है। तो ये जो रेखा है यह पूर्वी घाट से होकर के गुजरती है। कहाँ से? पूर्वी घाट से। भारतीय मानक समय रेखा ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से? तो एक तो आपका ये यूपी से गुजरती है, दूसरा ये एमपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के हमारी जो है मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है पूर्वी घाट से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? आपको 19 का राइट जवाब देना है। देखिए, पश्चिमी घाट में आपका जो है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, बिल्कुल यही सत्य है, ठीक है। पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय का मतलब होता है चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं, जिनमें आपके कुछ मुख्य पौधे शामिल हैं, जैसे रोजवुड है, महोगनी है, देवदार है। जो आपके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन, साल, शीशम जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन आते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा? चलिए बताइएगा। कह रहा है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है।
ये क्या दर्शाता है बताना है। ये सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, यही दिखाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत सारे पानी के स्रोतों, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। चाड़ में एनडी की गुफाओं से गुफा चित्र और पेट्रोलिग मतलब अतीत में सहारा रेगिस्तान कैसा था, इस बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर, और 21 का राइट जवाब क्या होगा आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आपको बताना है क्या होगा, तो बताना है। तो ये वाला तो सही है भैया, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है, ये भी आपका सत्य कथन है, और RA की व्याख्या भी करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं। वनस्पति की वृद्धि जो होती है वो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार जो वन है वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होने लगती है वैसे वैसे जो वृक्षों के आकार और उनकी जो सघनता है बहुत कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घासें ज़्यादा उगती हैं, जिसे विश्व के घास स्थलों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, डाउन्स है, पंपास है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं और 22 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पौने हैं, आपको बताना है। तो जो आपकी व्यापारिक और पश्चिमी पौने होती हैं वही आपकी क्या होती हैं, स्थायी पौने होती हैं। स्थायी पौने क्या है? स्थायी पौने पूरे वर्ष भर चलती हैं। कब तक चलती है? तो वर्ष भर चलती हैं, इसीलिए इनको स्थायी पवन कहा जाता है, याद रखिएगा। स्थायी पवनें 3 प्रकार की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनके 3 प्रकार हैं। पहला है व्यापारिक पवनें, क्या है? व्यापारिक पवनें। दूसरी है पूर्वी हवाएं और तीसरा है पश्चिमी हवाएं। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है स्थानीय पवनें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक पवनें, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी पवनें, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं और 23 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 23 कह रहा है पवनों के बारे में दिए गए कथन A और B पर आपको ध्यान देना है और राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए कह रहा है पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, सही है, लेकिन A का B से, B का A से कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन B A की सही व्याख्या नहीं करता है। मेरी बात को समझिए, वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण किस कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, जानिएगा। वायुदाब में जो क्षैतिज विषमता होती है उसी के कारण जो आपकी हवा है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में उसको प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और 24 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। A और B कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। चलिए A और B को पढ़िए और सही जवाब दीजिए, क्या कह रहा है, इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है
विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर। देखिए केवल शब्द आ गया, आपका आंसर गलत है, केवल ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति वहाँ पर होने वाली वर्षा और तापमान पर निर्भर करती है। यह मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 कह रहा है लॉ अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। आपको 25 का राइट जवाब देना है। ये कहाँ है? तो ये आपका भैया अंटार्कटिका में अवस्थित है। कहाँ है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। दूसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 26 पर चलते हैं और 26 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? बताइए। तो समय भी करता है, प्रौद्योगिकी भी करता है, जरूरत भी करता है। ABC राइट जवाब हो जाएगा। समझिएगा, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित हैं। कोई भी वस्तु जिसकी हमारे लिए कुछ उपयोगिता होती है वही संसाधन कहलाती है। संसाधन को आमतौर पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं और 27 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? आपको बताना है, इसका राइट जवाब देना है। ठीक है, 27 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो भैया देखिए आप समझिएगा कहाँ है। तो एक तो आपका हो जाएगा मलेशिया में रबड़, दूसरा हो जाएगा ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत में चाय। कनाडा में मक्का ये नहीं होगा। समझिएगा, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, काजू, रबड़, केला और कपास की फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की विशेष आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्या क्या है? मलेशिया में रबड़ है, ब्राज़ील में कॉफ़ी है, भारत में और श्रीलंका में दोनों में चाय इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो भारत के साथ आप श्रीलंका भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए श्रीलंका भी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? तो बताइए भैया, 28 का राइट जवाब देना है। ये सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसका कमेंट करके जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हर भाई को पता होना चाहिए। बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इसका राइट जवाब होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और बुद्ध के जो आदर्श हैं उनको पालन करने की शपथ भी लिया था। कितने अनुयायी थे? 3 लाख से ज़्यादा। और कब? तो 14 अक्टूबर 1956। याद रखिएगा डेट, 14 अक्टूबर 1956। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और 29 का राइट जवाब आपको देना है। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? आपको इसका राइट जवाब देना है। 29 का राइट जवाब क्या होगा?
देखिए इसका राइट जवाब होगा एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। नहीं है, ये है तो गलत होगा। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदाक्रमित तरीके से देखा जाता है। यही गलत है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ये विविधता का वैध उदाहरण हो ही नहीं सकता है। जैसे गरीबी अमीरी, जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण न होकर असमानता का है। कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, ये विविधता में नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर 30 क्या कह रहा है। चलिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है, बताइए। 30 का राइट जवाब कमेंट करके दे दीजिए जल्दी से। काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे क्या है प्रसिद्ध नाम, तो पहले तो समझिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है राज्यसभा। इसे हमारे यहाँ उच्च सदन कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट को, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो भारत की संसद है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है, याद रखिएगा। भारत की संसद में राष्ट्रपति के साथ दो अन्य सभा होती है या दो अन्य सदन होते हैं, जिसमें एक है लोकसभा जिसे निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल, जनता का घर भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। कह रहा संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है, बताइए प्रश्नकाल क्या सुनिश्चित करता है, आपको राइट जवाब देना होगा। चलिए तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने जो है 30 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनको देखा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले 30 प्रश्न आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस ही आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है, वो भी खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पता आपको चलेगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत तरीके से करते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर कोई है तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अपने सब्जेक्ट पर आपकी कमांड उतनी बढ़िया हो जाएगी। और याद रखिएगा, एक दिन में संस्कृत की और एक दिन इंग्लिश की महामैराथन 3 से 4 घंटे की वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन एक तरफ से देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको खूब शेयर करिएगा, ताकि हर भाई हर बहन जिसको इसकी ज़रूरत है सब तक ये पहुँचे। मैं भी इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं वही क्वेश्चन करवाऊँगा जिससे आपको सही डायरेक्शन मिले, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।